नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। टीवी सीरियल आनंदी से घर घर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला हम सब के बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक के चलते मुंबई में उनका निधन हो गया। उनका यूं ऐसे अचानक चले जाना किसी को यकीन नहीं हो रहा है। उनके असामयिक निधन से बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जाने माने टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। 40 साल की उम्र में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार रात सोने से पहले सिद्धार्थ ने कुछ दवाएं ली। इसके बाद वो सुबह जागे ही नहीं। तब उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला ने 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से करियर की शुरुआत की थी। टीवी सीरियल बालिका वधू से घर घर मशहूर हुए। खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन अपने नाम किया। सिद्धार्थ शुक्ला रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विनर रहे। सिद्धार्थ कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए। लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सिद्धार्थ की मौत हैरान करने वाली है। उनके इस अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। उनके फैंस भी गमजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और देखिए, सिद्धार्थ की वजह से टीवी सीरियल बालिका वधू की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। सिद्धार्थ बालिका वधू के उन 3 किरदारों में से एक थे जिनकी बदौलत बालिका वधू सीरियल ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन बदकिस्मती यह है कि तीनों ही किरदारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिखर गया बालिका वधू का परिवार। आनंदी और दादी साहब के बाद नहीं रहे शिव। तीनों ने एक एक कर दुनिया को कहा अलविदा। जी हां, बालिका वधू का परिवार बिखर गया। एक एक कर परिवार के 3 अहम सदस्य दुनिया छोड़ गए। टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभा रही प्रत्युषा बनर्जी ने सबसे पहले दुनिया छोड़ी। फिर दादी सा का किरदार निभा रही सुरेखा सीकरी ने दुनिया को अलविदा कहा। और अब शिव से घर घर पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हो गई, जबकि बालिका वधू सीरियल में दादी सा का किरदार निभाने वाली दिग्गज कलाकार सुरेखा सीकरी का निधन हार्ट अटैक से इसी साल 16 जुलाई को हो गया था। वहीं 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा की बॉडी उनके मुंबई स्थित अपार्टमेंट में फंदे से लटकी मिली थी। बेहद दुखद और नायकीन करने वाला, बालिका वधू सीरियल को देखने वालों को ज्यादा गमगीन करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से फिल्म और टेलीविजन जगत के कलाकारों को बड़ा सदमा लगा है, तो इसकी पीछे वजह भी है। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड के उभरते और टीवी जगत के बड़े कलाकार थे। बेहतरीन अभिनेता, होस्ट और मॉडल के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला की अपनी पहचान थी। बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे यादगार सीरियल में उन्होंने काम भी किया। रियलिटी शो बिग बॉस 13 और फियर फैक्टर के वो विजेता भी रहे। और देखिए, इतना ही नहीं, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ के फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि जो अब टेलीविजन और फिल्म के जो फैन हैं उनके, वो निराश हैं, हताश हैं। बढ़ते आगे, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। लगातार दूसरे दिन करप्ट अफसर पर नकेल कसा गया। आज से अधिक संपत्ति के मामले में पालीगंज के डीएसपी रहे तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर आज छापेमारी की गई, जबकि हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर डाले गए रेड में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से नीतीश सरकार एक्शन में आ चुकी है। करप्ट अफसरों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। डीएसपी तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने ये कार्रवाई की है। तनवीर अहमद पालीगंज में पोस्टेड थे, जहां बालू माफिया से सांठगांठ का उन पर आरोप है। बालू की तस्करी में माफियाओं की मदद करने में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद गृह विभाग ने जुलाई 2021 में तनवीर अहमद को डीएसपी पाली के पद से हटा दिया था। इस छापेमारी अभियान में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अलावा बिहार एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है
और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई ऐसे ऑफिसर हैं, तकरीबन 40 से 42 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने बालू माफियाओं से साठगांठ कर सरकार को राजस्व का न केवल चूना लगाया बल्कि अकुत संपत्ति भी अर्जित की। तो वहीं हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव की काली कमाई को देखकर स्पेशल विजिलेंस की टीम के भी होश उड़ गए। अनुभूति के पटना स्थित आवास पर स्पेशल विजिलेंस की टीम ने रेड डाला, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। छापेमारी में अनुभूति श्रीवास्तव के पटना में 2 फ्लैट, इंदौर में तीसरे फ्लैट की जानकारी मिली, जबकि छापेमारी में फ्लैट के एग्रीमेंट के कागजात भी मिले। पत्नी और बच्चों के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पता चला है। सस्पेंडेड अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर यह कार्रवाई खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर की गई है। जिस अनुभूति श्रीवास्तव पर नकेल कसा गया है, उनके बारे में भी जान लीजिए। अनुभूति श्रीवास्तव हाजीपुर नगर परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रहे। कार्यपालक पदाधिकारी के पद से वे सस्पेंड कर दिए गए थे। 18 अगस्त को कार्यपालक पदाधिकारी के पद से हटाए गए थे। जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों की मशीन और सामान की खरीदारी की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले का उन पर आरोप लगा था। जाहिर तौर पर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। 2 दिनों तक लगातार छापेमारी की तस्वीरों से साफ है कि करप्ट अफसरों पर नकेल कसने में शासन और प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर क्यों सख्ती बरती जा रही है, जरा इसके मायने को भी समझते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। सिस्टम में फैली गंदगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्ट अफसरों की लिस्टिंग कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तमाम विभागों के ब्लैक लिस्टेड अधिकारियों की पहचान की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो यह है कि खुद सीएम जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी भ्रष्टाचारी का बच निकलना मुश्किल लग रहा है। इधर झारखंड में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं है। पुलिस लगातार साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार कर रही है। आए दिन साइबर अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और सलाखों के पीछे भी पहुंच रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। देवघर पुलिस ने अभी हाल ही में साइबर क्रिमिनलों को जिले के 5 थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर मुख्यालय डीएसपी ने इसे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी सफलता बताया। 22 गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड जब्त किए गए। तो वहीं 5 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेकबुक और एक बाइक के साथ 7,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और एटीएम 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और एक बाइक नगद के रूप में 7,000 रुपये बरामद। वहीं दूसरी कार्रवाई हजारीबाग में हुई, जहां हजारीबाग पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स को जिले के बंडा सिंगा से सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी का काम करने वाले 6 लोगों को धर दबोचा। एसपी ने बताया कि ये लोग लड़कियों की तस्वीर दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस के सामने अपना दोष स्वीकार किया। ये लोग वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर सर्विस प्रोवाइड कराने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। गोरर थाना अंतर्गत बंडा सिंगा गांव में 4 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह का जो सरगना है किशोर साव, इसके पास से हम लोगों ने एक सेंट्रो कार बरामद की है, एक बाइक बरामद की है। वहीं तीसरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, जहां दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इन अपराधियों पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप था। जबकि चौथी कार्रवाई झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां साइबर सेल और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की, जिसके बाद रांची सदर अस्पताल के प्रज्ञा केंद्र से प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भी साइबर क्रिमिनल आज भी झारखंड में एक्टिव हैं। आए दिन गिरफ्तारी के बाद भी इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। लोगों को भी चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति वाले खाते के बारे में कोई जानकारी ना दें, ना अपना एटीएम दें और ना ही एटीएम का नंबर बताएं, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष, हजारीबाग से सौरभ के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
और झारखंड में साइबर क्रिमिनल पर कार्रवाई के मायने को भी समझते हैं। दरअसल झारखंड के कई जिलों में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। देश भर में इन साइबर क्रिमिनल का जाल फैला हुआ है। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह साइबर क्रिमिनल का गढ़ माना जाता है और ये साइबर ठग जो है फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की ठगी भी करते हैं। हालांकि यहां तक कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल खुद इनकी गिरफ्तारी में मदद भी करती है और इनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। बढ़ते आगे, शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। 3 सितंबर से झारखंड मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मतलब साफ है कि फिर से एक बार सदन में बीजेपी विधायकों के तल्ख तेवर दिखाई देने की उम्मीद है। हमको संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। स्पीकर की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू और माले के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय शामिल हुए। सभी ने जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कही। वहीं आजसू ने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव रखा। यही निर्णय हुआ कि कल सदन का जो सत्र होगा उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और निर्णय करेगी। जातिगत जनगणना एक ज्वलंत विषय है और इस विषय को हमारे विधानसभा पटल में लाना चाहिए और विधायकों की भावना, दल की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार को इंगित करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों के साथ मिलने की उम्मीद जताई। वहीं बीजेपी के बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा, ये उनका राजनीतिक मुद्दा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वर्तमान संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं और राज्य में जो खड़ी व्यवस्था है उसमें गति देने का। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। जहां बीजेपी सरकार की नाकामियों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष ने भी सरकार के कामकाज और विधायकों के सवाल का ठोस जवाब देने के लिए कमर कस ली है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सभी की निगाहें टिकी है। क्यों टिकी है, जरा इसके मायने को भी समझते हैं। दरअसल कई अहम विधेयक हैं जो इस सत्र में लाए जाने हैं। कुछ मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। नाकामियों को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश भी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी विपक्ष की रणनीति से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। बैठक कर अपनी रणनीति भी तैयार की गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यही सब वजह है जिसकी वजह से सदन का जो सत्र है विधानसभा का वो हंगामेदार होगा। इधर बिहार की सियासत में तालिबान की एंट्री ने राजनीति को गर्म कर दिया है। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरएसएस को तालिबान बताया, जिस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष की ओर से राजद के शासनकाल को तालिबान से जोड़ दिया गया। जगदा बाबू के दिमागी इलाज की नसीहत तक दे दी गई, जबकि कांग्रेस आरजेडी की हां में हां मिला रहा है। बिहार की सियासत में हिटलर के बाद तालिबान की एंट्री। आरजेडी ने आरएसएस के लोगों को बताया तालिबानी। जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी घमासान। बिहार की सियासत और विवाद दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यहां बयानों के तीर ऐसे छोड़े जाते हैं जिससे राजनीति की ज्वाला भभक उठती है। हाल ही में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर की उपाधि दी थी। जगदा बाबू तब बहुत नाराज दिखे थे, लेकिन वही जगदानंद सिंह ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दे डाला है। बुधवार को जगदा बाबू ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। पहले सुनिए उनका वो बयान।
नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में। और भारत में ये आरएसएस तालिबानी है, ये और कुछ नहीं है, गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष के इसी बयान ने सियासी चिंगारी को आग की ज्वाला में बदल दिया है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जगदानंद सिंह के बहाने आरजेडी के शासनकाल को तालिबान से जोड़ दिया। यही नहीं, जगदा बाबू को दिमागी इलाज कराने की नसीहत भी दे डाली। तो जगदा बाबू को तो पीछे जो उनका 15 साल का शासन चला था बिहार में, जो किसी तालिबानी शासन से कम नहीं था, जिस शासन में 5 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलते नहीं थे। सही आकलन है तेज प्रताप जी का कि ये रिटायर हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है और ऐसे बयान देने वाले लोगों के लिए कांके में जगह है, वहीं जाके उनको अपना इलाज कराना चाहिए। जगदा बाबू लंबे समय से टॉर्चर हो रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी से भी और लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली से भी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से यह साफ साफ दिखता है कि वो पॉलिटिकली डिरेल हो चुके हैं। अफगानिस्तान तालिबान का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, सेंसिटिव है, लेकिन इस तरह की हल्की बयानबाजी, इतना इंटरेस्ट अफगानिस्तान के प्रति लगता है कि वहां भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आरजेडी की ओर से आरएसएस को तालिबानी कहे जाने का कांग्रेस ने समर्थन किया। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सियासत और धर्म को गणित की परिभाषा से समझाने की कोशिश की। इक्वेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू तालिबान। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के तीर कुछ इस तरह से छोड़े जा रहे हैं जिससे सियासी महाभारत खड़ा हो चुका है। नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर नई नई शब्दावली के जरिए सियासी बयानबाजी को हवा दे रहे हैं। ऐसे में हिटलर शाही के बाद अब तालिबानी संस्कृति की गूंज सियासत के गलियारे में दूर तक सुनी जा रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत में तालिबान का मुद्दा क्यों उछला, जरा इसके मायने को समझते हैं। दरअसल अंदरूनी कला से निपटने का आरजेडी का यह नया हथकंडा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तेज प्रताप यादव के बयानों से जगदानंद सिंह गुस्से में है। हिटलर के बाद जानबूझकर तालिबान वाला सियासी बयान दिया गया। सीधे आरएसएस पर निशाना साधकर एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार पहला निशाना, उनको घेरने के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है एक तीर से दो निशाना साधा है जगदा बाबू ने। अब बात बिहार के बिजली उपभोक्ताओं की। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार युद्ध स्तर पर शहरी इलाकों में प्रीपेड मीटर लगा रही है, लेकिन उससे होने वाली समस्या को लेकर सरकार रत्ती भर गंभीर नहीं है। आखिर क्या है प्रीपेड मीटर से होने वाली परेशानी, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की है। मकसद बेहतर सुविधाओं के साथ ही बिजली की चोरी को रोकना है। लेकिन प्रदेश के प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ता इन दिनों परेशान है। परेशानी तकनीकी समस्या की वजह से है, जिसका समाधान नहीं किया जा रहा। ऐप के जरिए बिल के पेमेंट में देरी हो रही है, लॉगिन नहीं होने से बिजली काट दी जा रही है और ज्यादा परेशानी राजधानी पटना में ही है। ऐप से सर चार्ज नहीं लेता है जल्दी, और उसके बाद चार्ज नहीं लेने का कारण बैलेंस नहीं रहता है, पता नहीं है कि नहीं है, उसके बाद लाइन कट जाता है। क्या दिक्कत हो रहा है आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है? इसे कल लगाया है, इसने लगा के बोला कि 3 दिन के बाद इसका अपना आपको कर लीजिएगा कंज्यूमर नंबर। उस समय ऐप डाउनलोड किए लेकिन वो हुआ नहीं, उससे तो हुआ नहीं, तो फिर उसके बाद कुछ बताया नहीं, लगाया चला गया, बोला कि 3 दिन बाद अपना देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे 3 दिन बाद, क्या नहीं करेंगे। बोले पिछला बिल, तो बोला कि वो सब उसी में इंक्लूड है, वो सब आ जाएगा। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं को हो रही समस्या पर विभागीय मंत्री समाधान का आश्वासन जरूर दे रहे हैं। ज़्यादा हो रही तो मजदूर आता नहीं है, खान नीचे से खुला जाता है, तो प्रॉब्लम तो है। प्रीपेड मीटर और बिल पेमेंट की समस्याओं से लाखों लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के पास खासकर बिजली विभाग में स्पष्ट सोच और नीति का अभाव है। मीटर की ही अगर बात करें तो पिछले 2 वर्षों में कई प्रकार के प्रयोग किया है इन लोगों ने। कई बार तो यहीं हम ही लोग आवास में आके मीटर लगा के बदल के फिर दूसरा मीटर लगाने की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं इसमें घाल मेल है। आखिर बार बार आप मीटर को लेकर इतना प्रयोग क्यों कर रहे हैं?
जाहिर है इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट में आ रही समस्या और वक्त बेवक्त बिजली की कटौती जैसी बुनियादी समस्याओं से उपभोक्ता परेशान है। ऐसे में सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए ताकि स्मार्ट मीटर प्रयोग करने वाले उपभोक्ता परेशान न हो और बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार की मुहिम भी सफल हो। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबर तो समझिए में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।